इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा कौन है? स्टैटिक्स। सही है कि नहीं? दो शब्द है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। संधि विच्छेद कर दो, बचपन में संधि विच्छेद कर देते थे हम, एक शब्द अलग दूसरा शब्द अलग। तो इलेक्ट्रो यहां से यहां तक का एक शब्द है और दूसरा जो शब्द है वो है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, सबको पता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, विच इज एट रेस्ट, जो रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। और जो चल रहा होता है उसको बोलते हैं करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दो पार्ट्स में बढ़ गया। पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रुका हुआ है, और दूसरे नंबर पे हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर चार्ज चल रहा है। तो दो पार्ट्स में चैप्टर हो गए। तो फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मींस इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। इसका मतलब द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। क्या है डेफिनेशन? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस। चार्जेस के बारे में पढ़ते कब? रुके हुए जब हो, एट रेस्ट। ठीक है, तो लिख लें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, क्योंकि स्टार्ट तो डेफिनेशन से ही होगा, भली छोटी सी बात है पर लिख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कॉपी वॉपी खोलें, चेहरा वेरा बाद में देख लेना, कॉपी खोलें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। लिख लिया? ठीक। अब सबसे पहली चीज ये बताएं कि ये पंखा है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने को जनरेट करना है, तो हम जनरेट कैसे करते हैं? तो उसके लिए लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। ठीक है, लिख लिया ना, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। तो चार्ज को जनरेट कैसे करना है? तो चार्ज को जनरेट करने के लिए किसी तरीके से हम क्या करते हैं, ग्लास की रॉड लेते हैं, ग्लास की रॉड लेते हैं और उसको हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। अब जैसे ही हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि ग्लास की रॉड हो जाती है पॉजिटिव और सिल्क हो जाता है निगेटिव। ग्लास हो गई पॉजिटिव, सिल्क होगा निगेटिव। जैसे कोई कांच की रॉड ली और उसको सिल्क से रगड़ लिया, सिल्क सबको सब पता है, ग्लास भी सबको पता है। ऐसे कैसे एक और रॉड आती है, उसका नाम होता है एबोनाइट। एबोनाइट, एबोनाइट को फ्लानेल से रगड़ने पर एबोनाइट हो जाती है निगेटिव और फ्लानेल हो जाता है पॉजिटिव। बोले हाँ वो तो सब ठीक है, पर ये होते क्या है ये तो बताओ, एबोनाइट होता क्या है? तो एबोनाइट इज अ प्लास्टिक, ठीक है, और तुमने देखा उसको। फ्लानेल भी तुमने देखा है, बस पता नहीं क्या है। एबोनाइट एक प्लास्टिक है जो कि कुकर के हैंडल में लगा रहता है, काले कलर का। वो प्लास्टिक की विशेषता है कि उसको तेज गर्मी में भी पिघलता नहीं, होता प्लास्टिक है ना, देखा है ना तुमने, तो इट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, और वो तेज गर्मी में पिघलता नहीं, ये उसकी विशेषता होती है। वो है एबोनाइट, ब्लैक कलर का। फ्लानेल वो कपड़ा है जो चश्मे के साथ आता है चश्मा साफ करने के लिए, याद आया? तो चश्मा साफ करने के लिए एक पीला सा जो कपड़ा आता है वो फ्लानेल का कपड़ा है, फलालेन भी बोलते हैं उसको। और उसको यदि एबोनाइट के साथ घिस देंगे तो एबोनाइट हो जाएगा माइनस, फ्लानेल हो जाएगा प्लस। आ रही बात समझ में? और ग्लास रॉड कैसी हो जाएगी? प्लस। जब सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास हो जाएगी प्लस, सिल्क हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो जैसे मान लें कि ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और ये कपड़ा, ये ऐसे ही तो आता है कपड़ा, इसको यूं करके यूं रगड़ देंगे तो एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस। तुम बोलोगे पता तो पड़ ही नहीं रहा कौन सा प्लस कौन सा माइनस। तो चार्ज इसके ऊपर आया लेकिन हमें दिखा नहीं ना, ठीक है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो विजिबल नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट विजिबल है, ठीक है। तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया? तो हमको ऐसा पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल। और निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमको पता है ऐसा, ठीक है। तो हम अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी यूज करके पता कर लेंगे कि कोई सा ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। कोई सा ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। अब प्रॉपर्टी यूज करके तो कैसे प्रॉपर्टी, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सबसे पहले ये बताओ कि चार्ज क्या होता है। यहां से शब्द लिखे अपन, ठीक है, चार्ज क्या होता है। उसके पहले ये लिख लें, ग्लास रॉड, सिल्क,
ये दोनों लिख लें कि किस पे क्या लिखने करने से पॉजिटिव नेगेटिव आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा अपने को याद रखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर निगेटिव आता है। ठीक है, तो ग्लास रॉड को रगड़ेंगे सिल्क से तो ग्लास पे आएगा प्लस, एबोनाइट को फ्लालेन से रगड़ेंगे तो उस पे आएगा, एबोनाइट पे माइनस, फ्लालेन पे आएगा प्लस। ठीक, अब सबसे पहले ये कहानी कहां से चालू हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और चार्ज क्या होता है। ठीक है, और ये नापते कैसे हैं, किसने बताया। ठीक है, तो पहले थोड़ी स्टोरी सुन लें, फ्लैशबैक में चलें, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे इधर से। तो सबसे पहले यहां पे 3 साइंटिस्ट के नाम लिखे, सर थॉमस ब्राउन, ड्यूफॉग, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत करी। तो सबसे पहले इधर साइड सर थॉमस ब्राउन ने बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये मैच द कॉलम क्वेश्चन है। यहां 3 लिखे, यहां 3 लिखे, तुमको मैच करना कौन सा किससे मैच हो रहा है, जोड़ी मिलाओ। ठीक है, जोड़ी मिलाओ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द किसने बताया, बताओ, सर थॉमस ब्राउन ने, ड्यूफॉग ने, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द किसने बताया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द लाने वाला जो साइंटिस्ट थे वो थे सर थॉमस ब्राउन। ठीक है, इसका मतलब पहले की जोड़ी सी से मिल गई, जोड़ी मिलाओ में बड़ा मजा आता है। ठीक है, मैच द कॉलम, तो इसकी जोड़ी किससे मिल गई, इससे मिल गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद ये बताएं कि ड्यूफॉग ने क्या किया, तो ड्यूफॉग ने बताया कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता पॉजिटिव और दूसरा होता निगेटिव। तो ड्यूफॉग के सामने तो सही लिखा हुआ ये ऐसा सही है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका नाम बताया कि एक होता पॉजिटिव और दूसरा होता निगेटिव। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम बताया था, ध्यान रखना। अगर पूछे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं तो ड्यूफॉग ने बताया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो वो नाम नहीं रख पाया, कुछ भी नाम रख सकता था, रामू श्यामू, ठीक है, चंपक संपत, कुछ भी रख सकता, लेकिन उसने नाम नहीं रखे ड्यूफॉग ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को निगेटिव बोल दिया। तो ये नाम देने वाला साइंटिस्ट कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमको क्या क्या पता पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय सर थॉमस ब्राउन, and there are 2 types of charges. It was first discovered by Dufog, but their name was given by Benjamin Franklin as positive and negative charge. When we rub ebonite rod with flannel, flannel gets positive and ebonite gets negative, while when we rub glass rod with silk, then glass becomes positive and silk become negative. यहां तक कहानी समझ में आ गई है पूरी। ठीक है, इसको लिख लें, यहां पे ये तीनों साइंटिस्ट के नाम लिख ले, पूछते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में पूछ लिया और तुमने बोला है तो बच्चों जैसी बात है और याद नहीं रखी तो क्वेश्चन तो गलत हो गया ना। इसलिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, सब चीजें जहां से जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां से ई से लेके एस तक पूरा पढ़ना है, ई से लेके एस तक एक एक शब्द पढ़ना है इसके अंदर, कुछ नहीं छोड़ना उसके अंदर। ठीक, तो लिखते जाएं। चलिए, अब उसके बाद सवाल ये उठता है, ये लिख लिया ना, मिटा रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। 5वीं 6वीं 8वीं क्लास से पढ़ाने लग गए हैं तो सबको आता है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब मेरे को एक सिर्फ क्वेश्चन ये बताओ कि एक वायर है, वायर, उसमें करंट बह रहा आई। ठीक है, वायर में क्या बह रहा है, करंट बह रहा, वायर में करंट बह रहा है। ये बताएं कि ये वायर चार्ज्ड है या नहीं। ठीक है, ये वायर चार्ज्ड है या नहीं। क्वेश्चन क्या है, इज इट चार्ज्ड और नॉट। इसमें चार्ज, वायर जो है वो चार्ज्ड है या नहीं। इज दिस वायर चार्ज्ड और नॉट। इज इट का मतलब क्या है, इज दिस वायर, क्या ये वायर चार्ज है कि चार्ज नहीं है। तो इसका आंसर तुमने जो भी मन में सोचा हो, वो मुझे तो पता पड़ेगा नहीं यहां पे, लेकिन तुम्हें खुद को पता होगा कि मैं जो आंसर दे रहा हूं उसके हिसाब से मैच कर लेना कि सही बोला कि गलत बोला तुमने। वायर इज नॉट चार्ज्ड। ठीक है, वायर इज नॉट चार्ज्ड। ये चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इट इज न्यूट्रल। जो चार्ज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो वायर इज नॉट चार्ज्ड। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे, वायर में चार्ज बह रहा है,
चार्ज के बहने को ही करंट बोलते हैं। हमें करंट का फॉर्मूला पता है, इट इज चार्ज अपॉन टाइम, हाँ कि नहीं? हमें करंट का फॉर्मूला पता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये वायर चार्ज नहीं है? तो सबसे पहली चीज ये ध्यान से समझे, चार्ज हम तब शब्द इस्तेमाल करते हैं चार्ज बॉडी जब इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा हो गए हों या प्रोटॉन जरूरत से ज्यादा हो गए हों। यदि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए हैं तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन का ढेर लग गया, प्रोटॉन जरा से रह गए, तो इट इज निगेटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव का ढेर लग गया तो पॉजिटिवली चार्ज। तो ज्यादा कम से फर्क पड़ता है। यदि नंबर इक्वल हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर प्रोटॉन्स के बराबर हैं, देन द बॉडी विल रिमेन न्यूट्रल। यहां पे क्या है, ये वायर में से अपन ने इलेक्ट्रॉन खींचे थोड़ी कोई बार, वायर में इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही हैं और वो चल रहे हैं बस, और उसके चलने को हम करंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फिर ये चार्ज कहां से हुआ, इट इज न्यूट्रल। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर कोई सी चीज चार्ज होती है ना, कागज इकट्ठा कर लेती हो। अरे तुमने बचपन में स्केल को सिर से नहीं रगड़ा क्या और कागज डाल के यूं कागज इकट्ठे हो जाते थे ना, उसके ऊपर चिपक जाते थे। तो कागज जो चिपक जाते हैं वही बॉडी चार्ज है। तो यहां पे ये वायर है, जैसे वायर जा रहा है ऊपर से वायर, तो यहां से कोई कॉपी के पन्ने थोड़ी चिपक गए उससे जाके। तो जब तक ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होगा, उससे दूसरा ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर चार्ज है तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। यहां पे कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता, पूरे घर में वायर होते हैं, कोई चीज नहीं खींच रहे हो, ठीक है? तो दे आर नॉट चार्ज्ड। ये क्लियर हुई बात? अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हैं, इसलिए वो चार्ज नहीं। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि चार्ज क्या होता है। जो जो मैं बोलता जाऊं उसको लिखते जाएं एक एक लाइन में। तो अपन सिर्फ ऐसा पॉइंट बना के लिखेंगे कि वायर कैरिंग करंट इज नॉट चार्ज्ड बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, बस एक लाइन में लिख लें। लिखें फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, लिखें। A wire carrying current is not charged because the number of electrons is equal to number of protons. ठीक, जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा। जब अपन इनका इक्विलिब्रियम बिगाड़ देंगे, प्रोटॉन ज्यादा कर देंगे या अपन इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देंगे, तो उस केस में जो है वो चार्ज कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। सबसे पहली चीज, ये चार्ज होता क्या? ये एबोनाइट फिलहाल तो अपन ने लिख लिया है, इसको मिटा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट पे लिख दिया है। ठीक, फटाफट लिखते आएंगे, अभी यूनिट पे आ रहे हैं चार्ज की, तो उधर वाले क्वेश्चंस करेंगे बाद में। सबसे पहली चीज, चार्ज होता है क्या ये समझ लें। ठीक है, फिर ये पता कर लेंगे कि बनाते कैसे, फिर ये पता कर लेंगे कि टेस्ट कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहली चीज, चार्ज होता क्या है? चार्ज क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में क्या कंसेप्ट है, चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोगों को शब्द पता होते हैं, उसकी फीलिंग नहीं होती। और जिसको फिजिक्स में फीलिंग नहीं है उसको फिजिक्स आती नहीं। फिजिक्स शब्द है फीलिंग का। ठीक है, अगर आपको फीलिंग आ रही है उस चीज की कि चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, तो आप समझे हो। नहीं तो आप 10 साल से मास पढ़ रहे हो, 20 साल से मास पढ़ रहे हो या चार्ज पढ़ रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कि आप एग्जाम क्लियर भी कर लो, उसके बाद भी नहीं समझ में आया। मैं बच्चों से पूछता हूं एक शब्द, मास क्या होता है? ठीक है, तो देखो पहले अपन मास समझे फिर चार्ज समझे, क्योंकि जैसा मास है वैसी चार्ज। ठीक है, तो पहले अपने को शब्द समझना पड़ेगा, मास क्या होता है। अब तुम बोलोगे अब ये क्या बात बता रहे हो, तो बच्चों जैसी बात है, मास सबको पता है क्या होता है। नहीं पता। मेरी गारंटी है 99.99% लोगों को, चाहे वो फिजिक्स के टीचर हो, उनको मास नहीं पता क्या होता है। ठीक है, अभी तुमको भी पता पड़ेगा। ठीक है, वो बात बाद में अलग है कि तुम बोल रहे हाँ ये तो पता था हमको, लेकिन वास्तविकता में नहीं पता होगी। मास क्या होता है ध्यान से सुने। ठीक है, मास, तुम क्या समझते हो मास क्या होता है? तो तुमने बोला अगर डेफिनेशन देखोगे तो किसी किताब में से उठा लोगे, किताब में डेफिनेशन कुछ भी लिख देते हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मास। ठीक है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट ऑक्यूपाइज स्पेस और ड्यू टू विच इट शोज वेट। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो मास, अगर मैंने तुमसे बोला कि यहां पे डस्टर है, ये डस्टर, इसका मास है क्या, तो तुम्हारे दिमाग में मास का मतलब क्या आता है मालूम है? इसका वजन। ठीक है, दैट इज द वेट। तो बोलोगे नहीं, मास का हमारे मतलब आता है इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मास है, इसके अंदर मास। ठीक है, इस डस्टर के अंदर मास है।
तो तुमने क्या बोला कि मास इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ऑक्यूपाई स्पेस, उससे वो जगह घेर लेता, ठीक है, जगह घेर लेता है, वो प्रॉपर्टी मास है, या उसने स्पेस ऑक्यूपाई करी, ऐसा कुछ बताया किसी ने, स्पेस ऑक्यूपाई करी, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल दें कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मास, ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो मास है, या फिर इसके अंदर मास है, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। इस तरीके से कुछ कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे कि इनसाइड इसके मास। तो सबसे पहले ध्यान से बताएं, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने बोला कि इसके अंदर मास है। मास क्या होता है? तो तुमने बोला कि इसके अंदर मास होता है। इस ऑब्जेक्ट का मास है ना 10 किलो, मान लो इसका वजन 10 किलो है, 10 किलो तो नहीं है, मान लो 500 ग्राम है, तो या फिर 1 किलो है, तो 1 किलो जो वजन है अपन ने बोला, तो वो 1 किलो मास इसमें कहां है? तो तुमने बोला इसके अंदर है, ठीक है, तो ठीक है, अपन इसके अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं तो अंदर मिले हमें मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल्स। अंदर जब मिले मॉलिक्यूल्स तो तुमने इन मॉलिक्यूल से पूछा, इस डस्टर के मॉलिक्यूल से पूछा कि तुम लोग मास हो क्या रे, तुम लोग मास हो क्या? तो इनने मॉलिक्यूल्स ने बोला कि नहीं नहीं, हम मास नहीं है, हमारा मास होता है, तो उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या बोल रहे हैं? हम मास नहीं है, ठीक है, हम उसके अंदर गए ढूंढने के लिए कि पार्टिकल या बॉडी के अंदर मास होता है, क्योंकि सभी बोलते हैं कि बॉडी में मास होता है, ऐसे ही तो बोलते हैं हिंदी में, बॉडी में मास होता है। अब बॉडी में मास होता है तो होता कहां है? तो किसी ने बोला कि भाई अंदर होता है, तो हम अंदर चले गए। अंदर चले गए तो अंदर कौन मिले? मॉलिक्यूल्स मिले। तो हमने मॉलिक्यूल से पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम मास हो क्या? तो मॉलिक्यूल ने बोला नहीं भाई, हम मास नहीं, हमारा मास होता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। हमारा मास होता है जो कि मॉलिक्यूलर मास होता है, हमारे अंदर मास होता है, ठीक है, यही बोलेगा ना, हमारे अंदर मास होता है, तो मॉलिक्यूलर मास होता है, हमारे अंदर होता है। हमको लगा कि और अंदर जाना पड़ेगा शायद, तो और अंदर चले गए, और अंदर गए तो अंदर क्या मिले? एटम मिले, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, इसका मतलब ये एटम मिले, ऐसे कैसे? एटम्स। तो हमने एटम्स से पूछा कि तुम लोग मास हो क्या रे? तो उसने बोला नहीं नहीं, हम मास नहीं है, हमारा मास होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी उसने मना कर दिया कि मैं मास नहीं हूं, मेरे अंदर मास होता है, ठीक है, मेरे अंदर मास होता है। ऐसा किसने बोला? कि एटम ने बोला कि मेरे अंदर मास होता है और उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो भैया यहां पे भी हमको मास नहीं मिल पाया, यहां पे भी मास नहीं मिल पाया, तो हार के अपन अंदर चले गए, क्योंकि सभी ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर मास है, मैं भी बोल रहा हूं कि मेरे अंदर मास है, तो अंदर ही जाएंगे। तो अंदर गए तो प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला। न्यूट्रॉन से पूछा कि भाई तुम मास हो क्या? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं मास नहीं हूं, मेरा मास होता है, ठीक है। अरे सबका मास होता है, सबके अंदर होता है, ये है कहां है ये मास? किसको मास बोल रहे हैं अपन? तो बेसिकली हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि ये जो टुकड़े हैं, इसको अगर अपन यूं करके यूं पीस दें ऐसे बारीक से, तो जो टुकड़े होते हैं वो मास है। वो मास नहीं है, उनमें मास होता है, ठीक है, उनमें मास होता है। तो बेसिकली मास है क्या? तो ध्यान से समझे, मास इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, ठीक है, फिजिकल साइंस में रखा गया उसको, लेकिन इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है, मास इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? बंगला गाड़ी नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब ये उसकी विशेषता है, ठीक है। क्या है मास? उसकी विशेषता है, विशेषता हिंदी में भी लिख दूं ताकि कुछ तो समझ में आए। प्रॉपर्टी है, विशेषता है, जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द मास। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट्स, इट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट्स। अनदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो विशेषता है, उसके कारण वो कहलाता है मास, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है? तो ये वैसा ही है जैसे मैंने किसी से पूछा कि भाई तुम सच्चे इंसान हो कि नहीं हो? तो तुमने बोला हाँ हम तो सच्चे इंसान हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये तुम बना दिए यहाँ पे, तुमने खुद ने बोला कि मैं सच्चा इंसान हूं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सच्चा इंसान है। तो मैंने पूछा कि सच्चाई कहां है? क्या पूछा? सच्चाई कहां है तुम्हारे? तो उसने बोला मेरे अंदर,
ठीक है, तुमने क्या बोला, सच्चाई मेरे अंदर है, ठीक, बस अब मुझे मौका मिल गया, अब मैं सच्चाई ढूंढ के रहूंगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। अब मैंने कहा इसको लिटाओ ऑपरेशन टेबल पे और काटो इसके पेट, अंदर देखें सच्चाई निकलती है क्या, क्योंकि बोल रहा है कि मैं सच्चा इंसान हूं। तो मैंने पूछा सच्चाई कहां है, तो बोल रहा है कि सच्चाई मेरे अंदर है। अंदर है मतलब ढूंढूंगा, फिर मैं अंदर अंदर जाके ढूंढा, पेट खोल दिया, कुछ नहीं निकला, आते निकली, ठीक है। दिल खोल दिया, उसके अंदर बोले दिल का सच्चा इंसान है, तो दिल में सच्चाई होगी, दिल ही खोल दिया, 4 वेंट्रिकल आर्टिकल पता नहीं क्या क्या निकले बायोलॉजी के, लेकिन सच्चाई नहीं निकली। सेल तक पहुंच गए अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया निकला, परंतु सच्चाई नहीं निकली। ये सच्चाई फिर होती कहां है, ये एक विशेषता है जो उसके अंदर होती है पर अंदर नहीं होती। आई बात समझ में? इस तरीके की चीज है मांस, कोई दिखने वाली चीज नहीं है ये। जैसे इस इंसान के अंदर कोई दिख नहीं रहा कि ये सच्चाई की झूठा, इसके अंदर होगी सच्चाई, इसके अंदर होगा कि ये मेहनती है, इसके अंदर होगा कि ये अच्छा इंसान है, जो भी है वो उसकी अच्छाई, सच्चाई, मेहनती सब अंदर है उसके अंदर। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज, दैट इज विशेषता। और ये जो विशेषताएं हैं, यही तो विशेषता है मांस भी। क्या विशेषता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को खींच लेता, ठीक है। ऑब्जेक्ट को खींचता है, इसके लिए इसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूं, ये डस्टर को यहीं रखूं और इसमें एक स्विच लगा दूं, ऑन ऑफ स्विच ऑफ मास, ठीक है। क्या लगा दूं इसमें, स्विच, ऑन ऑफ स्विच ऑफ मास, यहां पे ऑन और यहां पे ऑफ, और ये स्विच लगा दिया मैंने। किसका स्विच है, मास का स्विच है, और इससे काय को कनेक्ट कर दिया, डस्टर को कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है, ठीक है। यहां पे नहीं दिख रहा तो नीचे ले लेते हैं, ये डस्टर को कनेक्ट कर दिया इस स्विच से, ये ऑन ऑफ स्विच है, और ये डस्टर ऐसा है, ये मास लिखा है ना, ये डस्टर है। अब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये ऐसा का ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी ये जैसा डस्टर वैसे ही दिखेगा। मैंने यदि इसको ऑफ कर दिया तो भी ये डस्टर ऐसा का ऐसे दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, ये खींचेगा नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा था मतलब क्या, ये अर्थ को खींच रहा था और अर्थ इसको खींच रही थी, एक्शन रिएक्शन पेयर था। तो ये तो अर्थ को नीचे से ऊपर नहीं खींच पाया, लेकिन अर्थ पावरफुल है, उसने इसको खींच लिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी प्रॉपर्टी ऑफ करी, इसने खींचना बंद कर दिया। इसने खींचना बंद कर दिया तो मैं अगर इसको छोड़ भी दूंगा यहां पे, तो ये ऐसा का ऐसा यहीं पे अटका रह जाएगा, ये नीचे नहीं खींचेगा, क्योंकि इसका वेट 0 हो जाएगा कि mg में से m 0 कर दिया मैंने। वैसे ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं समझने के लिए कि मैंने ऐसा ऑन ऑफ स्विच लगा दिया कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी मास ही खत्म कर दी। तो तुमको क्या मैं बोलूं कि अगर इसके मैं मास खत्म कर दूं तो तुम्हें क्या समझ में आता कि गायब हो गया होगा? अभी तक यही समझ में आता था, मास खत्म हो गया इसका मतलब गायब हो गया होगा। नहीं, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसकी खींचने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ये इंसान ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये सच्चाई से बेईमान हो सकता है, वो इसके अंदर चेंज होगा, इसके फिजिक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला। ये समझ में आई बात? मास, तो मास क्या है, मास इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं, क्योंकि इसके दो तरीके, दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मासेस। अब तुम बोलोगे कौन सी, हम तो 12वीं में आ गए, पहली बार सुन रहे, रिपीटर बैच में पहली बार सुन रहे। 2 तरह के मास, हम तो एक ही तरह के मास समझते हैं। अच्छा समझाता हूं, ठीक है। देखें, मास 2 तरीके के, मास 2 तरीके के कैसे, ठीक। पहला जो मास है, मान लो कि मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। मैंने लिखा न्यूटन का फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। न्यूटन का फोर्स m1 m2 अपॉन r², ठीक है। यहां पे भी मास, इसको एक m ले लूं, मान लो इसको m डैश कर दूं, तो ये भी मास है m, ये भी मास m है, ये भी मास m है। मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट 2 किलो का है, यह ऑब्जेक्ट कितने किलो का है, 2 kg का है, तो इस फॉर्मूले में मास की जगह 2 kg रखोगे? भाई 2 kg का ऑब्जेक्ट 2 kg रखेंगे, और क्या है। इस फॉर्मूले में मास की जगह 2 kg रखोगे, इस फॉर्मूले में भी मास की जगह 2 kg रखोगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जमीन से हाइट मिल जाए तो। क्या ये जो 2 kg यहां रख रहे हो और यहां रख रहे हो और यहां रख रहे हो वो सेम है? अब तुम सिर खुजा रहे होगे कि ये क्या बात है, सेम है? हाँ सेम है, और क्या 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसी का तो मास रखते हैं अपन इसके अंदर। बस यही, इसी को बोलते हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स, जो अगर आपके क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है उस फिजिक्स में इंटरेस्ट आना। आपने अभी तक
ये नहीं जाना कि इसके में जो मास रखा जाता है वो अलग टाइप का मास है, इसमें जो मास रखते हैं अलग है, इसका मास अलग है। इन दोनों में से कोई एक सेम भी हो सकता है, लेकिन आपस में अलग अलग मास। अब अलग अलग मास क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बोला इनर्शिया, इनर्शिया सुना है तुमने, तो हमारे पास एक इनर्शिया फॉर्मूला होता है mk² बोलते हैं अपन उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², रेडियस होता है mr², इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसका मास इस वाले के मास से अलग है। अब ऐसे कैसे अलग है, वो तो 2 किलो का ऑब्जेक्ट तो 2 किलो ही रहेगा ना, ये कैसी बात बता रहे हो आप, सुनो ध्यान से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मासेस, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मासेस। नंबर वन ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। नंबर 2 इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। मास इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जैसा मास है वैसा का वैसी चार्ज, ठीक है। नहीं तो चार्ज जैसे ही बोलते हैं ना कि एक छोटा चार्ज है तो लोगों को लगता है चिंगारी, जुगनू टाइप दिखने लगता है उसको, चिंगारी हवा में दिखने लगता, कुछ नहीं है। चार्ज इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, वो अंदर छुपी हुई है, दिखती नहीं है। वो जो दिखता है वो ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज नहीं है, वो चार्ज उसके अंदर है, ठीक है। तो मास क्या है, 2 प्रकार के, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में क्या अंतर है, तो ग्रेविटेशनल मास एक प्रॉपर्टी है, जैसे सच्चाई थी ना, तो एक आदमी में 2 प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, जैसे सच्चा भी हो सकता है और ये वीर भी हो सकता है, ब्रेव। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या, वीरता, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या, सच्चाई। तो क्या एक आदमी में 2 प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसका आंसर है हाँ हो सकती है, एक आदमी में 10 हो सकती, ठीक है। तो मान ले कि इस आदमी में 2 प्रॉपर्टी है, सच्चाई और वीरता, ठीक है। ये सच्चा भी है, वीर है। अब हमने पूछा कि 100 में से कितना सच्चा है, तो सच्चा है मतलब 90 भी सच्चा है तो काफी है आज के जमाने के हिसाब से, और वीर मान लो कि 80 है तो भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी 100 में से 100 वीर होगा, महाराणा प्रताप, और सच्चा पूरा इंसान होगा जैसे राजा हरिश्चंद्र, वो 100 में से 100 है, तो ऐसा थोड़ी हो, थोड़ा कम भी होगा तो भी सच्चे ही कहलाएगा। आजकल तो चलता है 33 पे पास हो जाता है इंसान, ठीक है। तो मास कितने प्रकार के, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये इसकी विशेषता है। जैसे सच्चाई, ठीक है, जिसमें वो सच्चा बोलता है। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शियल मास, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इनर्शिया शो करता है। इनर्शिया का मतलब होता है अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, ठीक है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डू नॉट ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इवन इट डज नॉट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहता हो, तो वो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। जैसे डस्टर है, यहां पटक के गया आज, ठीक है, जमीन पे, 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे, तुम अपने बच्चों के साथ आओगे, यहीं पड़ा मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे किसी ने फोर्स नहीं लगाया, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या, वो वहीं के वहीं पड़ा। आ रही बात समझ में। तो इनर्शिया का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, हिंदी में बोले तो आलस, ठीक है, यानी आलसी लोग होते हैं उनको इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया है उसमें। तो मास में 2 प्रॉपर्टी होती है, एक वो दूसरे को खींचता है, दूसरा वो वहीं पड़ा रहना चाहता है। हमारे अंदर भी होती है, जैसे रात में पानी पीने की इच्छा हुई, बिस्तर में लेटे हुए, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही, उठने की इच्छा नहीं हो रही को क्या बोलेंगे, इनर्शिया, पड़ा हुआ है। और पानी किसी से मंगा लिया खींच के, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी है, ग्रेविटी, ठीक है। तो पानी दूसरे से मंगा लिया ग्रेविटी से, खुद वहीं पड़े हुए हैं। ऐसा कैसा हर मास में होता है, वो वहीं पड़े रहना चाहता है, और दूसरा वो दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इसलिए 2 अलग अलग टाइप के मास होते हैं एक ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इस आदमी में 2 प्रॉपर्टी है, सच्चाई और वीरता। तो मैंने पूछा सच्चाई कितनी है, तो तुमने बोला कि सच्चाई है 90 और वीरता 80। तो जब मुझे फॉर्मूले में वीरता लिखनी होगी तो मेरे को लिखनी पड़ेगी वीरता 80, ठीक है। सच्चाई कितनी है इसकी, 90, सच्चाई इसमें है 90, और वीरता कितनी है 80, जो भी इसकी यूनिट हो आगे, ठीक है। सच्चाई है ना 90s और वीरता है ना 80v। तो अगर मेरे को फॉर्मूले में वीरता का फॉर्मूला यूज करना है कि आदमी कितना वीर है, इसने कितने लोगों को मारा काटा, तो हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे 80। लेकिन हमको ये पूछना है कि ये सच्चा कितना है, तो हमको उसके अंदर वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 90।
लेकिन मान लो कि ये जितना वीर है उतना ही सच्चा है, हमेशा। अगर जितना वीर है उतना ही सच्चा है, तो तुमसे बोला कि भाई सच्चाई की बात बताओ कि ये कितना सच्चा है, तो तुमने बोला 90, वीर कितना है, वो भी 90, और फॉर्मूले में अगर वीरता आ रहा हो, फॉर्मूले में वीरता कहीं पे आ रहा हो और तुमने 90 डाल दिया सच्चाई वाला, ठीक है, तुमने सच्चाई वाला 90 डाल दिया, तो गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है। बस यही की यही प्रॉब्लम यहां पे है। ये मास ग्रेविटेशनल जितना है उतना ही इनर्शियल मास होता है, ये वैल्यू वाइज सेम होते हैं, क्योंकि वो जितना आलसी होता है उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है। तुम जितने आलसी होगे पड़े रहोगे उतना ही दूसरे से पानी अट्रैक्ट करके मंगवाओगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास एक जैसा वैल्यू वाइज होता है, लेकिन अपन उसे कंसेप्चुअली गलत समझ लेते हैं कि ये एक ही चीज है। हम ये समझ लेते हैं कि जो सच्चा होता है वो वीर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो सच्चे नहीं होते फिर भी वीर होते हैं। ये जो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, डॉन्स जो होते हैं मुंबई में, वो बहुत वीर होते हैं, अरे कहीं भी गोली चला देते हैं, उनको डर थोड़ी लगता है, लेकिन वो सच्चे थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो सच्चा इंसान वीर हो या वीर इंसान सच्चा हो ऐसा जरूरी नहीं, और दोनों की वैल्यूज बराबर बराबर ऐसा भी जरूरी नहीं, लेकिन यहां ऐसा है बाई चांस, इसलिए कंफ्यूजन है, ठीक। अब आपको समझ में आई बात। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास। अगर कोई पूछेगा ग्रेविटेशनल मास क्या, तो बोलना कि उसकी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं। अगर किसी ने पूछा कि इनर्शियल मास क्या, तो बोलना उसके आलसी पने की, पढ़ा है तो पढ़ा ही है, चलना ही नहीं चाहता, तो उसको अब मैं उसको जो है वो थोड़ा सिस्टमैटिक लिखा देता हूं। तो बहुत ही शॉर्ट में लिखाऊंगा, समझने की बातें होती हैं, ये लिखने की नहीं होती। बहुत ही शॉर्ट में बस इतना लिख लो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मासेस। पहला नंबर पे मास जो है वो कौन सा है, मासेस टू टाइप्स के, एंड मास इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो जरूर लिखें इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। ऊपर चमक रहा है थोड़ा, नीचे लिख देता हूं, इंटरनल प्रॉपर्टी। मास इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। टू टाइप्स ऑफ मास। नंबर वन कौन सा, ग्रेविटेशनल मास। नंबर टू पे कौन सा, इनर्शियल मास। इनर्शियल मास ग्रेविटेशनल मास के कारण क्या करता है, ग्रेविटेशनल मास के कारण क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसकी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करता है। इनर्शियल मास के कारण अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता, मींस नॉट मूव, डू नॉट वांट टू मूव, या नो मूवमेंट। और मूव हो गया तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता ही जाएगा, ये भी इनर्शियल मास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का काय में डालूं, इसमें डाल दूं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां पे वैल्यू वाइज दोनों सेम है, वैल्यू वाइज, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², और ग्रेविटेशनल मास का एग्जांपल हो गया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ठीक है, m1 m2 अपॉन r², ये m डैश अपॉन r², ये हो गया इसका ग्रेविटेशनल, ठीक। तो यहां तक समझ में आई बात। तो हमको ये पता पड़ गया मास क्या होता है। मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो अंदरूनी रहती है। इसी तरीके से चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली अपन समझ रहे हैं चार्ज, ये तो मैंने ऐसे ही पुराना समझा दिया थोड़ी सी बातें। चलिए इसको मिटा रहा हूं। चार्ज शब्द लिखे, चार्ज। अब किसी ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज बनाओ, ठीक है, डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज बनाओ। तो देखो तुम क्या करते हो मालूम, ऐसे बना देते हो। इस डब्बे में पॉजिटिव चार्ज बनाओ, ऐसा मैंने तुमसे बोला, तो तुमने क्या किया, ऐसा बना दिया। अगर मेरे से कोई बोलेगा कि तुम इस डब्बे में पॉजिटिव चार्ज बनाओ, जैसे ये है ना, इसमें तुमने ये बना दिया, मेरे से पूछा इस डब्बे में पॉजिटिव चार्ज बनाओ, मैं क्या बताऊंगा, लो बना दिया। अरे किसी आदमी में सच्चाई बनाओ, कैसे बनाओगे, ठीक है, चार्ज उसकी प्रॉपर्टी है, ये तो सिंबल है उसका, ठीक है। हमें क्या लगता है, ऐसा टुकड़ा सा पड़ा होगा, रेत का कण टाइप कुछ चीज होगी, वो चार्ज कहलाता है, जुगनू सा चमकता हुआ, ठीक है, चिंगारी निकलती हुई, हमारे दिमाग में ये कल्पना है चार्ज की। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। वो तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट बना दी जाती है कि ये डॉट से मान लो कि भाई कुछ भी नहीं है तो कुछ तो बनाओ, तो बोला ठीक है डॉट बना दिया, तो डॉट इज अ चार्ज, ठीक है। तो सब इसमें यही बात, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ट्राई टू अट्रैक्ट अनदर चार्ज,
दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लिखें, चार्ज की डेफिनेशन लिखें, क्योंकि ये अपना चैप्टर चल रहा है, इसके बारे में तो लिखना ही है। मास तो 11th का कुछ थोड़ा सा बात बताई थी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, ठीक है, पहली दो क्लास तक थ्योरी चलेगी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स, लेकिन बीच में इसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी शुरुआत तो ऐसी कंसेप्ट ही बिल्ड करने पड़ते हैं ना, तो पहले शुरुआत में कंसेप्ट्स बिल्ड करेंगे, उसके बाद बीच बीच में न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल रह जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स इज बेसिकली न्यूमेरिकल्स। अगर मान लो कि 40 टॉप चैप्टर 40 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बना रहा हूं, तो ये मान के चलो कि उसमें से 35 में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ 5 थ्योरी रहेंगे, वो भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि फिजिक्स मींस न्यूमेरिकल्स, इट इज मैथ्स, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाना। तो यहां पे देखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज, ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट, हटा दो, ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में ही डाल दो, नहीं तो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, चार्ज अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज को अट्रैक्ट करता हूं। वो बात अलग है कि चार्ज चूंकि ऑब्जेक्ट में छुप के बैठा है, तो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो क्या जाता, समझो बात को। मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, समझ में आती बात, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता, लेकिन बेसिकली इसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है वो इसके मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता, और मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है तो बेसिकली वो मैग्नेट सहित आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि सच्चा इंसान को सच्चे इंसान से प्यार हो जाता, ठीक है, सच्चे इंसान को सच्चे इंसान से प्यार हो जाता है, सच्चा इंसान सच्चे इंसान को अट्रैक्ट करता है। तो ये यदि इसको खींच रहा है तो बेसिकली इसकी सच्चाई को खींच रही है। वो बात अलग है कि सच्चाई उसके अंदर है, इसलिए वो भी चला आ रहा है। आ रही बात समझ, वो तो आएगा ही ना, नहीं तो सच्चाई अलग से निकल के बाहर आत्मा जैसी बात थोड़ी आ जाएगी, आदमी वही रह गया। तो इसलिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी बाहर आएगा ना, साथ आएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच अ चार्ज अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज। इट लिख दो यहाँ पे, ज्यादा सही है, ब्रैकेट में पड़े रहने दो, इट अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज। वो बात अलग है कि ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया उसको, ठीक है, कंसेप्ट समझे, शब्दों पर ना जाए। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि चार्ज जो है वो किसने बनाए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसने डाली, तो उसका आंसर है किसी ने नहीं डाली, ये डली हुई थी, ठीक है। भगवान ने या जिसने भी दुनिया बनाई है उसने चार्ज नाम की कोई चीज ही नहीं बनाई, उसने सारी चीजें न्यूट्रल बनाई, यानी जितने प्लस के चार्ज बनाए उतने माइनस के चार्ज बनाए हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दुनिया में बना हुआ है वो कैसा है, न्यूट्रल है। ये ब्रह्मांड भी पूरा का पूरा न्यूट्रल है, ठीक है, ब्रह्मांड भी क्या है, पूरा का पूरा न्यूट्रल है। अब मेरी सिर्फ आवाज आएगी क्योंकि लाइट जा चुकी है लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा इंतजाम करता हूं जिससे लाइट आए। बहुत तेज बारिश बरस रही है, और जब बारिश बरसती है तो लाइट चली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज आना बंद हो गया होगा, ठीक है। तो अभी से मेरी धुंधली धुंधली तस्वीर दिख रही होगी तुमको, कोई बात नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट कर लूं मैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल है। ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो दुनिया में जितनी चीजें भगवान ने बनाई वो सारी की सारी न्यूट्रल बनाई, जितना प्लस में उतना माइनस में। अब वो बात अलग है कि अपन प्लस में या माइनस में से कोई चीज बाहर निकाल लें, वो इधर साइड कम ज्यादा छोड़ दें। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए तो निगेटिव बाहर निकाल लिए, तो अंदर साइड पॉजिटिव रह गए, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो हम उसको बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज हो गई बॉडी। लेकिन ये किया किसने, ये हमने किया। प्रकृति ने, नेचर ने, फिजिक्स ने जितनी चीजें बनाई थी वो सारी की सारी न्यूट्रल बनाई थी। तो चार्ज, किसने बोला चार्ज क्रिएट कर सकते हो क्या, तो हम बोलेंगे नहीं क्रिएट कर सकते। तो पहली चीज क्या समझ में आई, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहां पे अपन लिख देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां पे अब दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा वीडियो। ये वाली चीज और लिख लें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है।
क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। ना तो हमने बनाया ना हम बिगाड़ सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। ठीक, चलिए अब 2 सेकंड के बाद वीडियो चालू होगा। हाँ, लाइट आ गई, नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बल्ब लेने ही गया था। ठीक है, वो तो क्या है कि मैं बस बॉडी से कनेक्ट करता इसको, तो मेरी तो शरीर में बिजली है तो वो चलने लग जाता। देखो कहीं से भी कनेक्ट करूंगा ना वो चलने लग जाएगा। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे हम बल्ब वगैरह जला सकते हैं। ठीक है, तो वापिस अपन इधर आए। मैं ये बता रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई सा ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा, ना अपन बना सकते हैं ना अपन बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब उसके बाद चार्ज हमें पता पड़ गया क्या होता है। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज लिख लिया था ना डेफिनेशन, नहीं तो पीछे रिवाइंड करके लिख लो। अब उसके बाद नापेंगे काय में। ठीक है, चार्ज हमें पता पड़ गया, पॉजिटिव निगेटिव है, नापेंगे काय में। तो इसको नापने के लिए जो एसआई यूनिट बनाई गई है दैट इज कूलाम। ठीक है, अब अपन यूनिट की बात कर ले तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तुम बोलोगे कि हमें पता है, तो ठीक है पता है, तो ये बताओ स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी इनमें से, बताओ प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है इनमें से, और लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, और ईएसयू और ईएमयू का रेशियो क्या होता है। तो तुम बोलोगे पहले बताओ ईएमयू से होता क्या है, तो वही तो बता रहा हूं, सुनो ना ध्यान से। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो पहली जो यूनिट है वो है एसआई, इंटरनेशनल ने जो यूनिट दी है इट इज कूलाम, COLOUMB। कूलाम इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब पूरे विश्व में जो हम यूज करेंगे सभी लोग वो कूलाम करेंगे, लेकिन गली मोहल्ले में अलग यूनिट हो जाती। ठीक है, जनरली जैसे मान लो मैंने बोला एरिया मीटर स्क्वायर में नाप, लेकिन कहां नापते हैं अपन, बोलते हैं एकड़ में इतने एकड़ जमीन, इतने एकड़ खेत है, इतने हेक्टेयर खेत है, हमारी यूनिट्स ही अलग है। ठीक है, तो यूनिट्स प्रैक्टिकली कुछ और होती हैं, स्क्वायर फीट्स में भी हो सकती हैं, लेकिन यहां पे जो वो बोल रहा है कि एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट जो है वो क्या है, कूलाम है। तो इसकी 2 यूनिट्स और हैं। तो एसआई यूनिट जनरली एमकेएस जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी जो है वो सीजीएस होती है। अपन ऐसे ही समझते हैं भाई, मास की यूनिट अपन ने क्या बोली, किलोग्राम है, और दूसरी यूनिट क्या है, ग्राम है। ये कौन सी यूनिट है, किलोग्राम, तो ये एसआई यूनिट है। इसका मतलब बेसिकली एमकेएस है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाली, और ये वाली कौन सी है, सीजीएस है, ग्राम में। और इसमें से छोटी कौन सी होती है, तो ग्राम वाली छोटी होती है, ये वाली छोटी होती है। अगर मैं बोलूं कि मीटर, तो मीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में छोटी कौन सी होती है, ये वाली छोटी होती है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये बताएं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो हमने बोला कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो फिर इसके अलावा 2 यूनिट्स और है यहाँ पे, वन इज कॉल्ड 1 ESU, ESU इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होती है, तो 1 कूलाम को अगर अपन सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो कौन सी है, सीजीएस है। ठीक है, सीजीएस यूनिट कौन सी है, इसकी सीजीएस बोल दो, इट इज ESU। ESU का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। और 1 कूलाम बराबर कितने ESU, ये तुम्हें याद केस में 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁹ ESU। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU। अब ये EMU क्या है, तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं उसमें अपन चार्ज की बात करते हैं तो EMU ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म भी शो करता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी शो करता है। इसी में 2 प्रॉपर्टीज हैं। अब 2 प्रॉपर्टीज है तो कैसी है, अगर मान लो चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शो करेगा आसपास। और अगर वो चल रहा है तो इट विल शो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्जेस शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, जबकि रुका हुआ चार्जेस क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। ठीक, तो इसलिए 2 तरह की यूनिट हो गई। अब यहां पे देखें, क्वेश्चन पढ़े, पहला क्वेश्चन 1 EMU अपॉन 1 ESU क्या होगा। तो देखें 1 EMU अपॉन 1 ESU क्या होगा, तो 1 EMU और अपॉन 1 ESU क्या होगा। तो अगर अपन 1 EMU बोले तो इट इज 10 कूलम, और 1 ESU बोले तो इट इज 1/3 × 10⁹ कूलम। दोनों को कूलम में बदला जा सकता है। तो 1 EMU इज 10 कूलम, 10 कूलम।
1 EMU is 10 coulomb and 1 ESU is 1/3 into 10 to the power 9 coulomb. अब कुलाम से तो कुलाम कट गया और ये चला गया ऊपर, क्योंकि तीसरे नंबर पे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 10. ठीक है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 10. और यूनिट क्या है? सीजीएस है. ठीक है, यूनिट क्या है? सीजीएस है. तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होती है. 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होती है ना, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट. तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट को अपन मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, तो वो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होती है. और सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 आएगी. इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सी है. क्लियर हुई ये बात? नोट कर लें. कर लिया नोट? अब इसको बस यहाँ पे लिख लेना सीजीएस में. ठीक है ना, यहाँ पे सीजीएस में लिख लेना, क्योंकि नहीं तो ये मीटर पर सेकंड में की जगह सीजीएस में आएगा. तो यहाँ क्या लिखूं मैं? सेंटीमीटर पर सेकंड. नोट कर लिया गया? चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखें. विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट. तो देखो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इट इज फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है. लार्जेस्ट यूनिट जो है वो है फेराडे. इट इज लार्जेस्ट यूनिट फेराडे. और जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है एम्पियर आवर. एम्पियर आवर, ये 3 यूनिट्स. एम्पियर आवर इज द प्रैक्टिकल यूनिट. अब ऐसे लिख के याद नहीं रखना, याद रखना अच्छे से, एक बार पढ़ो पर दिमाग में घुस जाए. स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन है. यानी फ्रैंकलिन अगर उसने पूछा है किसके बराबर, कुलाम में कन्वर्ट करो ना, हर चीज को तो एसआई में लेके जानी पड़ेगी. तो बेसिकली फ्रैंकलिन कुछ नहीं होता, फ्रैंकलिन इस ईएसयू को ही बोलते हैं. ठीक है, तो क्या पता पड़ा इससे? फ्रैंकलिन ईएसयू ही है. यहां लिख देता हूं इधर साइड. फ्रैंकलिन दिख रहा है उधर से? हाँ दिख रहा है. फ्रैंकलिन इज ईएसयू. पहली बात, यानी कि वो है कितना? इतना ही, एक ईएसयू के बराबर. एक फ्रैंकलिन, एक ईएसयू. उसके बाद फेराडे. फेराडे किसके बराबर होता है? तो बहुत बड़ी यूनिट है ये. तो फेराडे इज इक्वल टू 96500 कुलाम. फेराडे जो है वो 96500 कुलाम के बराबर होता है. आई बात समझ में? सारी चीजें याद रहनी चाहिए. फिर से लाइट चली गई, फिर जलाऊं क्या मेरा बल्ब? देखो यहां पे स्किन पे लगाते से ही. चलिए वैसे अब अपना टॉपिक कंप्लीट ही हो गया है. लास्ट, चलिए अब अगली क्लास में देखेंगे. मिलते हैं.